साइड भी मौजूद अगर मैं कुछ जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान दारों की न सिर्फ गिच्ची दबोच ली है बल्कि उनकी दुम पर भी ऐसा पांव रखा है, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि पांव रखकर दुम को ऐसा मसला है कि जनाब मजा ही आ गया, तो ये कहना कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। और खासतौर पर वो तमाम लोग जो ईमानदारी से फैज याब हो चुके हैं, उनकी तरफ से आज के दिन के अंदर उठने वाली चीखें सुनने के काबिल होंगी, उनकी तड़पन देखने के लायक होगी। और खासतौर पर वो तमाम डॉलर ट्यूबर जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से भी फैज हासिल करते थे और फैज के चश्मों से भी सरयाब होते थे, उनके लिए भी आज का दिन बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि उनकी तरफ से आज उस लेवल की गिरिया जारी होनी है, आज उस लेवल का मातम होना है। और आज जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की शान में उन्होंने इस तरह के कसीदे पढ़ने हैं जनाब के आप लुत्फ अंदोज होंगे। अगर आप यकीन जाने कि अगर आपको मजा ना आया तो पैसे वापस, ये जनाब मनी बैक गारंटी है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। और आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किस तरीके से ईमानदारों की गिच्ची को दबोचा है और ये जो चीखें हैं ये क्यों बुलंद होंगी। तो अर्ज ये है जनाब कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का इस वक्त जो लाइफ लाइन है वो इमरान खान नहीं, बल्कि वो लाइफ लाइन है जो कि इमरान खान की लाइफ लाइन है, यानी मोहतरमा बुशरा बीबी। अब अगर बुशरा बीबी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ऐसा हुक्म आए जिसके जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां से इमरान खान साहब के लिए फैज के सरचश्मे बहते हैं, उसको कार्रवाई से रोक दिया जाए, तो आपका क्या ख्याल है कि पेट स्यापा नहीं होगा? और अगर ये जो सारी की सारी कार्रवाई है बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से कार्रवाई को रोके जाने की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस बात से मना करने की इस मामले से उंडला तो नहीं अड़ानी, तो इसका मतलब यह है कि बुशरा बीबी के हवाले से अब जो भी कार्रवाई होगी वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होगी और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बराह रास्त इदारों को हदायत करेगा कि जनाब इस मामले पर कार्रवाई करें, और उस कार्रवाई की जो रिपोर्ट है वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा होगी। तो आपका क्या ख्याल है कि चीखें नहीं निकलनी? वो तमाम लोग जो इस बात से बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपनी तमाम तर उम्मीदों का जो मरकज है वो अक्टूबर को बना लिया है, और उनकी ये इस वक्त ख्वाहिश है कि जनाब ये अक्टूबर जनाब जो भी आना है 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद कल ही आ जाए, ये उस चक्कर के अंदर जो इस वक्त माहौल को क्रिएट किया जा रहा है जनाब, ये अब खुद उनके गले पड़ने जा रहा है। और ये बात तय है कि अक्टूबर से पहले ही पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और खासतौर पर बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर जो क़यामत गुजरनी है वो अपनी मिसाल आप होगी। मामला है ऑडियो लीक्स केस का, और इस ऑडियो लीक्स केस में एक जानिब मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो सामने आई थी, जिसके अंदर एक जानिब वो जो है बनी गाला के सिक्योरिटी हेड इनाम के साथ गुफ्तगू कर रही थी, और उसके साथ साथ एक ऑडियो उनकी सामने आई थी जहां पर वो अपने कौंसिल लतीफ खोसा के साथ गुफ्तगू कर रही थी, और लतीफ खोसा के साथ गुफ्तगू करते हुए वो इमरान खान साहब की जो हमशीरगान है मोहतरमा अलीमा खान साहिबा और मोहतरमा उज़मा खान साहिबा, उनकी शान में जो कसीदे पढ़ रही थी और वो बता रही थी कि बहनों ने किस तरीके से इमरान खान को पागल बना रखा है। ये ऑडियो को चैलेंज किया गया था मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की तरफ से, और उसके साथ साथ नजम साकिब साहब ने भी एक दरखास्त दी थी। और नजम साकिब साहब आपको पता कौन है? नजम साकिब साहब जनाब साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस साकिब निसार साहब के फर्जंद हैं, और ये वही साकिब निसार साहब हैं जिनका जिक्र आ रहा है इस वक्त फैज हमीद नेटवर्क में। और ये इस बात के लिए भी इशारे मिल रहे हैं कि इमरान खान साहब की प्री रिटायरमेंट यानी जनरल फैज की प्री रिटायरमेंट और जनरल फैज की पोस्ट रिटायरमेंट के बाद अदलिया से जो फैज मिल रहा था इमरान खान साहब को वो बजरिया साकिब निसार ही मिल रहा था। साकिब निसार साहब ने ईमानदारी के जो पौधे लगाए थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में, वो पौधे अब ना सिर्फ तनावर दरख्त बन गए थे, बल्कि साकिब निसार साहब का ये मानना था कि इन्हीं दरख्तों के नीचे इमरान खान साहब को साया मिलेगा, और इमरान खान साहब उसी साये की भरपूर तरीके से तलाश करते रहे। फिर होता यह है कि ये मामला चला जाता है बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में, और बाबर सत्तार साहब की जब कोर्ट में जाता है तो फिर मुख्तलिफ चीजें सामने आ जाती हैं। एक जानिब बाबर सत्तार साहब इस बात का जायजा लिए बगैर कि जनाब ये जो ऑडियोज थी ये किसने रिकॉर्ड की थी,
ऑडियोज जो हैं ये दो लोगों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू है, और इस गुफ्तगू के अंदर जिन मुजरिमाना सरगर्मियों का जिक्र किया जा रहा है, क्या वो मुजरिमाना सरगर्मियां हुई हैं? कतई नजर इसके कि इस बात का जायजा लिया जाता कि इन मुजरिमाना सरगर्मियों को का रोकथाम कैसे की जाए, या इन मुजरिमाना सरगर्मियों पर इन मुल्जिमों को सजाएं कैसे दी जाएं। जनाब साकिब निसार साहब ने जनाब बाबर सत्तार साहब ने इसका सारे का सारा मलबा डाल दिया पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट पर, ये अज्यूम करते हुए कि जनाब ये जो गुफ्तगू है या तो ये एमआई ने रिकॉर्ड की है, या आईएसआई ने रिकॉर्ड की है, या आईबी ने, या स्पेशल ब्रांच ने, किसी ने भी उनके दिमाग में एक बात आ गई, उन्होंने इस बात को लेकर वो आगे चल पड़े, और उन्होंने ना सिर्फ इस चक्कर के अंदर पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को ऑडियो रिकॉर्ड करने से रोक दिया, बल्कि वो तमाम के तमाम लोग जो मुख्तलिफ हवालों से खुफिया इदारों की सर्विलेंस पर थे, उनको भी इस चक्कर के अंदर खुली छुट्टी मिल गई कि जनाब हम तुसी किसी भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं करनी। और उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसे वाकयात भी रूनुमा हुए जिनको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ना रोकती तो शायद ऐसे वाकयात रूनुमा ना होते। इसका मतलब यह है जनाब कि ये जो सब कुछ किया जा रहा था, ये ना सिर्फ एक सोचे समझे मंसूबे के तहत किया जा रहा था, बल्कि इसका मकसद पाकिस्तान की सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट को दबाव में लाकर मन मर्जी फैसले कराना था। इस चक्कर के अंदर ना सिर्फ सिक्योरिटी इदारों को रगेदा गया, बल्कि उनकी आर्म ट्विस्टिंग करने की भी कोशिश की, लेकिन जो असल मुद्दा था उसके ऊपर बात नहीं हुई। फिर जनाब बाबर सत्तार साहब की तरफ से इस अदालत का फैसला भी आ गया, और उस फैसले को चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस हवाले से बेंच तश्कील दिया गया, और इस बेंच के अंदर शामिल थे जस्टिस अमीनुद्दीन साहब और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब। ये जो दो रुकनी बेंच था, इसने इस केस की इब्तदाई समाअत के बाद करार दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास अज खुद नोटिस लेने का इख्तियार ही नहीं है। जस्टिस अमीनुद्दीन ने अपने ऑर्डर में इस बात को तहरीर किया है कि जनाब हाई कोर्ट ने आर्टिकल 199 की हदूद को क्रॉस किया, यानी हाई कोर्ट ने, और हाई कोर्ट का मतलब यह है जस्टिस बाबर सत्तार, उनका यह मानना है कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने ये जो कार्रवाई को इनिशिएट किया था और जो उन्होंने फैसले जारी किए हैं वो लॉफुल बाउंड्रीज के अंदर इस वजह से नहीं आते कि जो जूरिसडिक्शन थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, उस जूरिसडिक्शन को वायलेट किया गया, क्रॉस किया गया, और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इंटरम ऑर्डर के अंदर हाई कोर्ट का 25 जून का अदालती हुक्मनामा ना सिर्फ मुअत्तल किया है, बल्कि ताहुक्म सानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट को इस मामले पर मजीद कार्रवाई से रोक दिया है, क्योंकि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने इंटरम ऑर्डर जारी करने के बावजूद भी इस मुकदमे को डिस्पोज ऑफ नहीं किया था, और उनका ये मानना था कि जब तक इस फैसले पर अमल दरामद नहीं हो जाता तब तक ये मुकदमा मेरे अदालत में मेरी मेज उत्ते ही पे आ रहना। लिहाजा इस मामले के ऊपर भी जो सूरत हाल है वो जरा संगीन थी। बात फिर इस केस में ना सिर्फ नजम साकिब बल्कि बुशरा बीबी और वफाक को, यानी जो भी तमाम फरीकैन हैं, उनको नोटिस भी जारी कर दिए हैं कल के लिए। इसके साथ साथ जो रिमार्क्स हैं आज अदालत के वो भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस के हामिल हैं। इंपॉर्टेंट सवालात मोहतरम जज साहिबान की तरफ से रेज किए गए। पहला सवाल ये था कि क्या ये तयन किया गया कि रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है? क्या ये बात इस्टेब्लिश हुई कि खुफिया इदारे जानबूझकर नजम साकिब और मुहतरमा बुशरा बीबी साहिबा की ऑडियो लीक करने के जिम्मेदार हैं? क्या इस पहलू पर गौर किया गया कि गुफ्तगू जिन दो लोगों के दरमियान हो रही थी उन्हीं में से किसी एक ने इस गुफ्तगू को लीक किया? तो इसके ऊपर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो इस मौके पर अदालत के रूबरू मौजूद थे, उनका यह मानना था कि जनाब उन्होंने अदालत के रूबरू इस बात को तस्लीम किया कि आपकी तरफ से जिन नकात को उठाया गया है वो ना सिर्फ बहुत ज्यादा वैलिड है, बल्कि उनकी राय में कि इस फैसले को चैलेंज ही इस वजह से किया गया कि ये जो तमाम नकात थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन नकात को मद्देनजर नहीं रखा। और ये बात 100% दुरुस्त है कि इस केस के अंदर सिर्फ एक पहलू के ऊपर गौर किया गया कि सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट ने जो है वो शहरियों की जिंदगी के अंदर मुदाखलत की,
اور ان کی پرائیویٹ گفتگو کو لیک کیا، یہ دیکھے بغیر کہ یہ پرائیویٹ گفتگو کسی مجرمانہ سرگرمی یا کسی مجرمانہ منصوبے کے حوالے سے مشاورت کے لیے ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیا اس گفتگو کے اندر کسی بھی مجرمانہ فعل کو پائے تکمیل تک پہنچانے کی کوئی گفتگو ہو رہی ہے، اور وہ مجرمانہ فعل کیا واقعتاً وقوع پذیر ہوا؟ اور اگر دیکھا جائے تو ایسا ہی ہوا۔ بشرا بی بی کی جو انعام کے ساتھ گفتگو تھی وہ کیا تھی؟ وہ یہی تھی نا کہ جناب یہ جو توشہ خانہ کے لیے تحائف آ رہے ہیں وہ نوٹس میں، یعنی گورنمنٹ کے اور توشہ خانہ ڈپارٹمنٹ کے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کے نوٹس میں لائے بغیر براہ راست بنی گالہ میں منتقل ہو رہے تھے، اور سیکیورٹی ہیڈ بنی گالہ کا انعام وہ جو تحفے وزیر اعظم ہاؤس سے بغیر اندراج کے، بغیر کسی ریکارڈ کے بنی گالہ منتقل ہو رہا تھا، وہ ان کی تصویریں اتار کے ان کو رجسٹر کے اندر نوٹ کر رہا تھا، اور یہ نوٹ کرنا انفیکٹ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہاں پر کوئی نہ کوئی مجرمانہ فعل ہوا۔ اور بشرا بی بی اس حوالے سے انعام کے ساتھ گفتگو کرتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ جناب تم کون ہو تو یہ تحفے ریکارڈ کرنے والے؟ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس معاملے کے اوپر بشرا بی بی انعام کو جھاڑ رہی تھی وہی معاملہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے زیر سماعت ہے، اور محترم جج جناب جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اس مقدمے کی سماعت کے دوران یہ سوال بار بار اٹھا رہے تھے کہ جناب یہ توشہ خانے کا جو نگہبان ہے سیکٹری اسٹیبلشمنٹ، اس کے خلاف کیا کارروائی؟ بھائی جان جب تک یہ جو تحفے ہیں یہ وہ متعلقہ ڈپارٹمنٹ ہے یعنی توشہ خانہ اس کے اندر جمع نہیں ہوں گے، تحفوں کا اندراج نہیں ہوگا، تو سیکٹری اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری کیا ہوگی؟ یہی تو کیس ہے کہ جناب توشہ خانہ کے اندر تحفے جمع کرانے کے بجائے عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے ان تحفوں کو چوری کر کے اپنے گھروں میں لے کے گئے اور وہاں پر جا کر چوری کا مال بیچ کے اپنے اثاثہ جات بنا لیے۔ یہ کون سا طریقہ کار ہے؟ یہی تو کیس ہے، اور یہ کیس بھی اب جناب نہ صرف کھلے گا بلکہ اس میں اور زیادہ جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ اس میں تیزی آئے گی۔ اگر آپ غور کریں تو آج کے مقدمے کے اندر جناب جسٹس نعیم اختر افغان صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی یقینی طور پر سونے کے پانی سے لکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ جناب نعیم اختر افغان صاحب وہ جو انکوائری کمیشن ہی بنایا گیا تھا وزیر اعظم اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے شہباز شریف، ان کی طرف سے کہ جناب یہ جو آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان کے اوپر سپریم کورٹ کے جج تھے جناب اس وقت جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب، ان کی سربراہی میں کمیشن بنایا گیا تھا، اور نعیم اختر افغان صاحب بھی اس کمیشن کا حصہ جو لاہور سے بھی کوئی جج صاحب تھے یا پشاور کے جج صاحب تھے وہ اس کے اندر شامل تھے۔ 3 رکنی یہ انکوائری کمیشن بنایا گیا تھا، اور اس کی ذمہ داری یہ تھی کہ وہ ان آڈیوز کے اندر جس کے اندر جناب عمر عطا بندیال صاحب کی ساس محترمہ جو ہیں ماجبین نون صاحبہ ان کی، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل خواجہ احمد طارق رحیم کی اہلیہ رافعہ طارق کے درمیان ہونے والی گفتگو بھی تھی۔ یہ وہی گفتگو تھی جس کے اندر مارشل لاء نہ لگانے کا شکوہ کیا جا رہا تھا کہ ہائے رافعہ یہ کم بخت تو مارشل لاء بھی نہیں لگاتے، یہ والی وہ گفتگو چل رہی تھی اس سارے سینیریو کے اندر جس کی فرانسک کی جانی تھی، پتہ لگنا تھا کہ یہ گفتگو ہے، یہ گفتگو کیوں ہے، باقی تمام چیزیں اس کے اندر سامنے آنی تھی۔ لیکن سپریم کورٹ نے اس آڈیو لیکس کے اوپر جو کمیشن بنایا گیا تھا اس کو کاروائی سے روک دیا تھا۔ جناب نعیم اختر افغان صاحب اسی حوالے سے ذکر کر رہے تھے کہ جناب آپ اندازہ لگائیں کہ جو پاکستان کے ساتھ ستم ہو رہا ہے کہ جس عدالت کے اندر یہ مقدمہ آیا تھا اس عدالت نے اپنی لافل جورسڈکشن کو کراس کیا اور جو حقیقی ایشوز تھے ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ پارلیمنٹ نے بھی ایک پارلیمانی کمیٹی بنائی تھی جو ہے وہ ان آڈیو لیکس کے تحقیقات کے لیے، عدالت نے یعنی سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو بھی کام کرنے سے روک دیا، پارلیمانی کمیٹی کو بھی بنا کر دیا کہ جناب آپ نے یہ کیس نہیں سننا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا تھا جوڈیشل کمیشن کو بھی کاروائی سے روک دیا کہ جناب آپ نے یہ کیس نہیں سننا۔ تو جسٹس نعیم اختر افغان نے بڑا رائٹلی بڑا درست فیصلہ اٹھایا کہ جناب نہ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کو کام کرنے دینا ہے نہ سپریم کورٹ نے کمیشن کو کام کرنے دینا ہے، تو بھجن پھر کام کس نے کرنا ہے؟ اور اس کیس کے اوپر سٹے آرڈر جاری کرنے کے بعد عمر عطا بندیال صاحب سو گئے، ان کو اس کے بعد ہوش ہی نہیں آیا کہ جناب یہ والا جو کیس تھا جو ہم نے اس کو سرد خانے کی زینت بنا دیا تھا، اس کیس کو بھی نکالیں۔ عمران خان صاحب ہر دوسرے دن ان کو کوئی نہ کوئی ابال آتا ہے نا کہ جناب میں نے وہ درخواست دی تھی وہ ابھی تک نہیں فکس ہوئی، یہ جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے جو درخواست فکس ہوئی اس کے اوپر عمران خان صاحب نے ایک مرتبہ بھی آواز نہیں اٹھائی، اس وجہ سے اس کے اندر ان کی اہلیہ کا ذکر آتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا دھو دھو والی جو اس وقت اسٹریٹجی پاکستان
आसान तरीके इंसाफ ने अपनाई हुई है। इनफैक्ट यही पॉलिसी पाकिस्तान की इस वक्त ट्रेडमार्क बन चुका है। जिसको जो चीज सूट करती है वो उसको अपना लेता है और जो चीज सूट नहीं करती उसको फेंक देता है। जिस तरीके से जनरल फैज मीर साहब के हवाले से तहकीकात हो रही हैं और उन तहकीकात के अंदर जनाब ये जो है साकिब निसार साहब इनकी इन्वॉल्वमेंट निकल रही है, इसी तरीके से और भी बहुत सारा नेटवर्क का हिस्सा है जो एक एक करके सामने आ रहा है। और जैसे जैसे ये इसकी परतें खुल रही हैं केस की, ये और बहुत कुछ सामने आएगा। अगर इस केस की, ये जो ऑडियो लीक्स केस है, इसकी अगर थॉरली इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए, तोशा खाने के मामले में जो बुशरा बीबी और नई वो इनाम के दरमियान जो गुफ्तगू है उसका फ्लोरेंसिक करा लिया जाए तो ये सब कुछ पता चल जाएगा कि वाकयातन बतौर वजीर आजम इमरान खान ने तोहफे तोशा खाना में जमा कराने के बजाय चोरी किए, बगैर इंदराज वो बनी गाला के अंदर लाए गए। तो जनाब जब वजीर आजम ही चोर होगा तो फिर आगे क्या होगा? तो फिर जनाब ये जो पिट स्यापा है आज के दिन में ये तो पढ़ना ही नहीं पढ़ना, और लिहाजा ये जो पिट स्यापा है इसको अब इंजॉय करना चाहिए मेरा ख्याल है, क्योंकि वक्त अब यही आ गया है जहां पर हमें इस सूरत हाल को, ये जो इनके गिर्द जो शिकंजा टाइट हो रहा है, इस शिकंजे को, इसके टाइट होने को हमें इंजॉय करना चाहिए, क्योंकि यही एक हाई टाइम भी है इन तमाम कल्प्रिट्स को शिकंजे में लेने का। अपना जरूर इजहार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह।